और जिस स्ट्रक्चर से ये फोरगट, मिडगट और हाइंडगट सेपरेटेड है वो ये कुछ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं, इस ऊपर वाले को बोलते हैं एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल, इस नीचे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन फोकस का पॉइंट है वो है ये वाला। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा ये है हाइंडगट। इस हाइंडगट में ये एक एलेंटॉइस पार्ट है। ठीक है, ये एलेंटॉइस पार्ट क्या है? ये एलेंटॉइस कुछ नहीं है, ये बेसिकली हाइंडगट का ही एक प्रोजेक्शन है, एक डाइवर्टिकुलम है जो कि कहाँ तक जाता है, यॉर्क सैक के बाहर वाले पार्ट तक का, है ना, वहाँ तक जाता है। उसके बाद ये एलेंटॉइस के बनने से क्या होता है कि जो हमारा हाइंडगट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक प्री एलेंटॉइक पार्ट और एक पोस्ट एलेंटॉइक पार्ट। अगर अपन प्री एलेंटॉइक पार्ट देखें तो ये थोड़ा सा ट्यूब्यूलर इन नेचर है ना, और अगर अपन पोस्ट एलेंटॉइक पार्ट देखें तो ये थोड़ा बल्जिंग नेचर का है। तो ये अगर ट्यूब्यूलर नेचर का है तो इससे अलग स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इससे अलग स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इससे जो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं वो थोड़े ट्यूब्यूलर लाइक होंगे, जैसे डिसेंडिंग कोलॉन हो गया, ट्रांसवर्स कोलॉन का 1/3 पार्ट हो गया, सिग्मोइड कोलॉन हो गया। और इससे जो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं वो होता है रैक्टम और एनाल कैनाल। इसी एनाल कैनाल में अपन को एक और इसी हाइंडगट में अपन को एक और डाइवर्टिकुलम जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट एनाल गट। अच्छा, अपन ने जब फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो देखी तो अपन ने एक और रीजन पढ़े थे कुछ, जहाँ पे जो एक्टोडर्म है, ये जो बाहर ब्लैक से बना रखा है एक्टोडर्म है, वो एंडोडर्म के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। इन दो मेम्ब्रेन, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म की मेम्ब्रेन फ्यूज रहती है, उसको हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। सेम एक स्ट्रक्चर नीचे हाइंडगट की तरफ भी रहता है जहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म बहुत ही क्लोज रहती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोएकल मेम्ब्रेन। अब बेसिकली क्या होगा कि इस क्लोएकल मेम्ब्रेन में जब ओपनिंग बनेगी तब जाके हमारा जो हाइंडगट है, जिससे रैक्टम डेवलप होगा, एनस डेवलप होता, तब जाके जो एनस है वो बाहर एक्सटीरियर से कांटेक्ट में आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन की बात करें तो जब बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तब जाके हमारा जो फोरगट है, जैसे हमारा माउथ बना है, वो जाके एक्सटीरियर से कांटेक्ट में आएगा। फिर ये जो हमारा एंटायर जीआईटी है वो हमारे डॉर्सल एक्सपेक्ट से, या हम बोले पोस्टीरियर एक्सपेक्ट से, एक मिजेंट्री से जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल मिजेंट्री। ठीक है, अब ये जो डॉर्सल मिजेंट्री है इसकी अगर हम हाइंडगट में पार्ट करें तो ये बहुत सारे पार्ट्स में तो डिजेनरेट हो जाती है और बहुत सारे पार्ट्स में परसिस करती है। जैसे ट्रांसवर्स कोलॉन की बात करें तो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन के फॉर्म में डॉर्सल मिजेंट्री हमारी परसिस करेगी, और सिग्मोइड कोलॉन में सिग्मोइड मीजोकोलॉन के फॉर्म में परसिस करेगी। पर जैसे बाकी स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, तो वहाँ पे डिजेनरेट कर जाती है यही। ठीक है, और अभी हमने बात करी कि जो क्लोएका मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी और बाहर एक्सटीरियर से हमारा जो जीआईटी है उसका कॉन्टैक्ट सेटअप हो जाएगा। तो ये 6 वीक में ऐसा होता है, और 4th वीक में बेसिकली बक्कोफेरेंजियल के साथ ऐसा होता है। ठीक है, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के साथ में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इधर। तो ये बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं जो कि प्री एलेंटॉइक पार्ट से डेवलप होते हैं और जो पोस्ट एलेंटॉइक पार्ट से डेवलप होते हैं। तो जो प्री एलेंटॉइक पार्ट है वहाँ पे आपको बता दिया ट्रांसवर्स कोलॉन का 1/3 सिग्मोइड कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, और पोस्ट एलेंटॉइक में रैक्टम और एनाल कैनाल डेवलप होता है। अब हमारे पास बात आती है क्लोएका की। तो क्लोएका बेसिकली क्या होता है? क्लोएका बेसिकली एक चैम्बर होता है जहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स एक साथ खुलती है। ये बर्ड्स में परसिस्ट करता है पर हमारे में परसिस्ट नहीं करता, हमारे में अलग अलग ओपनिंग्स रहती हैं। फिर क्लोएका जो होता है उसमें एक्टोडर्म पार्ट भी होता है और एंडोडर्मल पार्ट भी होता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा एंडोडर्म वाले पे डिस्कस करेंगे, एक्टोडर्म पे थोड़ा कम डिस्कशन होगा। ठीक है, एक्टोडर्म वाले पार्ट को ही प्रोक्टोडियम भी कहते हैं और ये फ्यूचर एनस हमारा बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो आप ये देखिए, हमने कुछ इसी तरीके का हाइंडगट हमारा बनाया था, और ये बेसिकली जो हमारे पास एक एलेंटॉइस था, है ना, और एलेंटॉइस जो है इसको प्री एलेंटॉइक पार्ट और पोस्ट एलेंटॉइक पार्ट में सेपरेट कर रहा था। प्री एलेंटॉइक थोड़ा ट्यूबुलर नेचर का था। ये जो है इसको हम बोलते हैं यूरोरैक्टल सेप्टा। ये सेप्टा अभी ग्रो करेगा, पर उससे पहले आप ये देखिए, ये आपकी क्लोएकल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो आपको नीचे दिखाई थी। ठीक है, अब देखिए जो हम बात करें एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल की, तो ये जो एंडोडर्मल है ना, यही है बेसिकली हमारा। ठीक है, एक बात और आप जानिएगा कि हमने जो अभी एंटायर जीआईटी देखी, जो हमने देखा कि एंडोडर्म से बनी हुई थी, तो जीआईटी की सिर्फ एपिथेलियम ही होती है जो कि एंडोडर्म से बनी हुई होती है। बाकी सारा जो जीआईटी का पार्ट होता है ना, जैसे मस्कुलरिस लेयर हो गया, सब म्यूकोजल लेयर हो गई, वो सारा का सारा मीजोडर्म से बना हुआ होता है। सिर्फ जो एपिथेलियम होती है ना, म्यूकोजा की भी सिर्फ एपिथेलियम, वही सिर्फ एंडोडर्मल पार्ट से बनी हुई होती है। ठीक है, ये आपके पास क्लोएका मेम्ब्रेन है, और क्लोएका मेम्ब्रेन आप जानते हैं एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। यही अभी हम आगे देखेंगे, इस एक्टोडर्मल जो हमने क्लोएका की बात करी उससे बात आएगी। ठीक है, फिलहाल अभी हमको इस वाले एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये जो हमारा यूरोरैक्टल सेप्टा है उस पर। अब ये जो यूरोरैक्टल सेप्टा है ये नीचे की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ ग्रो करता है, और इस बल्जिंग पार्ट को
जो हमारा पोस्ट एलेंटॉइक पार्ट है। यहाँ से तो जो चीज़ें डेवलप होंगी प्री एलेंटॉइक से वो तो डेवलप हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। पर ये जो सेप्टा है जो हम बात कर रहे हैं यूरोरैक्टल सेप्टा, ये हमारे इस बल्जिंग पार्ट को दो पार्ट्स में सेपरेट करता है। एक आगे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस, और एक पीछे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रैक्टम। तो जो प्रिमिटिव रैक्टम है वो डॉर्सल है और जो प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस है वो हमारा वेंट्रल है। इनिशियली जब तक ये सेप्टा पूरा नहीं बनता है तब तक इन दोनों ही पार्ट्स में एक कम्युनिकेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोएकल डक्ट, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारा यूरोरैक्टल सेप्टा है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और वो नीचे जाके जो हमारी क्लोएकल मेम्ब्रेन थी उसके साथ में फ्यूज़ हो चुका है। ये वाला पार्ट जहाँ पे हमारा ये जो यूरोरैक्टल सेप्टा है क्लोएकल मेम्ब्रेन जाके फ्यूज़ कर जाता है, यही हमारी फ्यूचर पेरिनियल बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? पेरिनियल बॉडी। उसके बाद ये जो मतलब ये जैसे ही डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद हमारे पास यूरोजेनाइटल साइनस अलग हो गया, क्लोएकल डक्ट सेपरेट कर मतलब ख़त्म हो गई, और उसके बाद हमारा रैक्टल साइनस या प्रिमिटिव रैक्टल जो है वो अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लोएकल मेम्ब्रेन थी हमारी, यहाँ पे तो उसने पेरिनियल बॉडी बना दी। इसके आगे वाले पार्ट पे ये जो क्लोएकल मेम्ब्रेन है ये क्या बना देती है? एंटीरियर यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है यहाँ पे हमारी बनती है एनाल मेम्ब्रेन। क्या बनती है? पोस्टीरियर एनाल मेम्ब्रेन। यही वो पोस्टीरियर एनाल मेम्ब्रेन है जिसमें अगर रप्चर हुआ तो हमारा जो रैक्टम है या एनस है वो बाहर से एक्सटीरियर में कांटेक्ट अपना बनाएगा। अब बात आती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रॉक्टोडियम। प्रॉक्टोडियम हमने बोला था कि जो एक्टोडर्मल क्लोएका होता है उसको बोलते हैं। तो देखो ये जो हमारी मेम्ब्रेन थी वो क्लोएकल मेम्ब्रेन थी जो कि एक्टोडर्म से बनी हुई थी। हाँ, तो जो प्रॉक्टोडियम होता है वो क्या होता है कि जहाँ पे हमारी एनाल मेम्ब्रेन होती है वहाँ से अगर अपन बाहर से देखें अगर उस एनाल मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पे एक सरफेस डिप्रेशन होता है जिसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्टोडियम, या फिर हम बोलते हैं एक्टोडर्मल क्लोएका, ठीक है। अच्छा, अब एक और टर्म आती है हमारे पास, ये पैक्टिनेट लाइन या एनल वॉल या म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन ऑफ एनाल कैनाल। ये क्या है? ये बेसिकली वही पॉइंट है पोस्टीरियर एनाल मेम्ब्रेन पे जो कि रप्चर होगा ताकि जो रैक्टम या एनाल कैनाल की जो ओपनिंग है वो बाहर या एक्सटीरियर से कांटेक्ट करे। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमारी एनाल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होगी उसको हम बोलते हैं पैक्टिनेट लाइन या एनाल वॉल या फिर म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन ऑफ एनाल कैनाल, ओके। सो अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे यूरोरैक्टल जो सेप्टा है उसके बारे में, ठीक है। तो जो हमारा यूरोरैक्टल सेप्टा होता है ना, उसके पास बेसिकली एक होता है वर्टिकल फोल्ड जो कि हम इतनी देर से देख भी रहे थे, ठीक है। वो जो इस तरीके से दोनों उसके बीच में ग्रो कर रहा था, ये बीच में जो ग्रो कर रहा था रैक्टम और यूरोजेनाइटल साइनस के बीच में, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फोल्ड। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन में बेसिकली हमको कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें हमको दो लेटरल वॉल्स या लेटरल फोल्ड्स भी दिखते हैं इसी सेप्टा के। एक वर्टिकल ग्रो करते हैं और दो लेटरल ग्रो करते हैं। ये जो लेटरल फोल्ड आए हैं इसको हम बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ रैथके। क्या बोलते हैं? फोल्ड्स ऑफ रैथके। और ये जो वर्टिकल फोल्ड है इसको ही हम और क्या बोलते हैं? टॉनिक्स फोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। लेटरल वालों को फोल्ड्स ऑफ रैथके कहते हैं और वर्टिकल वाले को टॉनिक्स फोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ द यूरोरैक्टल सेप्टा है। तो अगर आप इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये हमारे जो दो लेटरल हैं या फिर आप बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ रैथके हैं वो दिखेंगे। इनमें बेसिकली कुछ ओपनिंग होती है। ये जो मीडियल वाली ओपनिंग होती है वो होती है पैरामीजोनेफ्रिक ओपनिंग्स, और डक की ओपनिंग आप पैरामीजोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक के बारे में किडनीज में पढ़ेंगे। और ये जो डिस्टल होती है थोड़ी या आप बोले लेटरल होती है उनको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक ओपनिंग्स, ठीक है। मीजोनेफ्रिक डक्ट की ओपनिंग आपको पता है, हमने चलिए आप किडनी में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब सी, वैसे तो ये वर्टिकल फोल्ड और लेटरल फोल्ड ये सारे एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली फ्यूज़ कर जाते हैं, है ना। और हमने जो पेरिनियल बॉडी देखी थी वो बनाते हैं और फिर वो आगे यूरोजेनाइटल साइनस और पीछे जो हमारा रैक्टम है वो बनाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि ये ओपनिंग्स रह जाती है। हो सकता है कि ये ओपनिंग वर्टिकल और लेटरल फोल्ड्स के बीच में यहाँ पर रह जाए, या हो सकता है दो लेटरल फोल्ड्स के बीच में ओपनिंग रह जाए, है ना। अगर ये ओपनिंग्स रह गई तो ऑब्वियसली एक एबनॉर्मल कनेक्शन सेटअप हो जाएगा, और किसी भी एबनॉर्मल कनेक्शन का आप क्या कहते हो? फिस्ट्यूला। हाँ, तो इफ़ देयर विल बी अ परसिस्टेंस इन द ओपनिंग ऑफ दीज फोल्ड्स देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ फिस्ट्यूला। और ये जो हमने अभी फिस्ट्यूला की बात करी उसको हम बोलते हैं रैक्टल फिस्ट्यूला, ठीक है। सो इफ़ देयर विल बी अ कम्युनिकेशन दैट हैव बीन सेट अप बिटवीन द रैक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस, और यू कैन से because of non-fusion of the septa or folds of the यूरोरैक्टल सेप्टम, देन देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ अ फिस्टुला। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो रैक्टम है
जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रैक्टम है और हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड थे थ्रू यूरोरैक्टल सेप्टा, वो दोनों में एक कनेक्शन सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और अगर फीमेल्स हुई तो आप जानते हो कि फीमेल के केस में क्या होता है, पहले यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर आपके पास क्या होता है, यूट्रस होता है ना, हाँ, तो यूट्रस का फिर वजाइना और सर्विक्स, मतलब पहले सर्विक्स और फिर वजाइना वाला पार्ट, और फिर आपका आता है क्या, रैक्टम। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मेल्स के केस में तो सिर्फ ये दोनों है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा, और अगर फीमेल्स के केस में तो वजाइना या फिर सर्विक्स और रैक्टम के बीच में कनेक्शन रहेगा, और मेजरली ये वजाइना के पार्ट में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इस फिस्टुला के खुद के दो टाइप है, एक है हाई फिस्टुला और एक है लो फिस्टुला। जो हाई फिस्टुला है वो बेसिकली कब बनता है, जब हमारे पास वर्टिकल और लेटरल फोल्ड के बीच में कम्युनिकेशन है। मतलब जैसे अगर मान लो कि ये जो वर्टिकल फोल्ड है और ये जो लेटरल फोल्ड है ये एक दूसरे से ना मिले। और लो फिस्टुला कब रहता है, जब दोनों लेटरल फोल्ड्स के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप रहे, ठीक है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप हैं फिस्टुला के। तो जैसे ये वाला फिस्टुला है, अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा रैक्टम और ये यूरिनरी ब्लैडर है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन सेटअप है तो हम इसको बोलते हैं रैक्टो वेसाइकल फिस्टुला। और ये हाई फिस्टुला का एग्जांपल है, दिख ही रहा है आपको हायर लेवल पे, ठीक है। और अगर हमारे पास वैसे ये अगर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है और ये रैक्टम है और उससे निकलने वाला ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा और रैक्टम के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन सेटअप है तो उसको हम बोलते हैं रैक्टो यूरेथ्रल, है ना। और ये लो फिस्टुला का एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर अपन फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में आप देखेंगे कि जो वेजाइना है और रैक्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन सेटअप है, ये भी लो फिस्टुला का एग्जाम्पल है। इसका नाम होता है रैक्टो वेजाइनल फिस्टुला। अच्छा, इसमें आपको जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात ये है कि जब ये फिस्टुला सेटअप होता है ना, तो बेसिकली हमारे ये जो एनाल मेम्ब्रेन है जो हमने पढ़ी थी, ये इसमें ओपनिंग क्रिएट नहीं होती है, ये परसिस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर ये परसिस्टेंट रही तो हम इसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनस, की एनल कैनाल की ओपनिंग ही नहीं है, ठीक है। और फिर अगर मान लो एनाल कैनाल की ओपनिंग नहीं है तो मतलब यहाँ से हमारा जो फीकल मटीरियल है वो आगे वजाइना की ओपनिंग में जा सकता है, बस यही इसमें दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्परफोरेट एनस कहते हैं, जिसमें नॉन परफोरेशन ऑफ एनाल मेम्ब्रेन रहती है, नॉन रप्चर ऑफ द एनाल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद एक दो कंजेनाइटल एनोमलीज और आती है, जिसमें एक आता है हमारा हर्ट्जस्प्रंग्स डिसीज़। हर्ट्जस्प्रंग्स डिसीज़ में बेसिकली क्या होता है, कंजेनाइटल मेगाकोलॉन होता है। आई टेल यू अबाउट दिस मेगाकोलॉन, पर पहले समझो हर्ट्जस्प्रंग्स डिसीज़ में होता क्या है। हर्ट्जस्प्रंग्स डिसीज़ में आपको पता है कि जीआईटी को उसका खुद का एंटेरिक जो लोकल न्यूरल सप्लाई रहता है, जिसमें आपके पास सब म्यूकोजल प्लेक्सस आता है और एक मस्कुलरिस वाला या फिर आप बोले ऑर्बैक प्लेक्सस आता है। तो क्या होता है कि कुछ बच्चों में कंजेनाइटली क्या होता है कि ये जो प्लेक्सस है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्लेक्सस है वो क्या करवाते हैं, पेरिस्टालिसिस कराते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टालिसिस नहीं होता, ठीक है। अब पेरिस्टालिसिस प्रॉपर्ली नहीं होगा तो मान लो कि ऊपर वाले पार्ट से तो खाना आ रहा है, जैसे मान लो इस वाले डायग्राम में देखो, ऊपर वाले पार्ट से तो खाना आ रहा था, पर नीचे वाला पार्ट डायलेट ही नहीं हो रहा, रिसेप्टर रिलैक्सेशन नहीं हो रहा। नीचे वाला पार्ट अगर डायलेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये पार्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो खाना ऊपर ऊपर सेटअप होता जाएगा। इसी को ही बोलते हैं हम मेगाकोलॉन, ठीक है, कंजेनाइटल मेगाकोलॉन। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करोगे, बस इस वाले पार्ट को आप सर्जरी करके हटा दो, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको सही वाले पार्ट के साथ में आप एनास्टमोसिस करा दो, ठीक है। तो बेसिकली हर्ट्जस्प्रंग्स डिसीज़ में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक है उसको अपोज करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए प्रॉपर्ली पेरिस्टालिसिस नहीं होता। आपको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है पेरिस्टालिसिस को रोकता है। उसके बाद एक और कंजेनाइटल एनोमली आती है जिसको हम बोलते हैं अनडिवाइडेड क्लोएका। अनडिवाइडेड क्लोएका में वही है कि आपके पास जो यूरोरैक्टल सेप्टम है वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो सेपरेशन है यूरोजेनाइटल साइनस का और रैक्टम का नहीं हो पाया। उसके बाद एक लास्ट कंजेनाइटल एनोमली हमारे पास आती है एक्टोपिक एनस की। एक्टोपिक एनस क्या होता है कि जब हमारे पास यूरोरैक्टल सेप्टम डेवलप होता है ना, तो वो क्या करता है, जैसे मान लो हमने इधर बात करी या फिर आप बोलो कि ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये रैक्टम है, उसके बीच में जो सेप्टम डेवलप होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रैक्टम की ओपनिंग है ना वो थोड़ी पीछे शिफ्ट हो जाती है, पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पे चल जाती है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब ये जो सेप्टा है वो हमारा इस तरीके से पुश करता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी ओपनिंग थोड़ी एंटीरियरली होती है और रैक्टम है उसकी ओपनिंग थोड़ी पोस्टीरियरली होती है। अब एक्टोपिक एनस में क्या होता है कि ये जो पोस्टीरियर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए थी वो पोस्टीरियर ना होकर एंटीरियरली हो जाती है। और एंटीरियरली किस में होगी, जैसे अगर मेल्स के केस में है तो स्क्रॉटम में ही उसकी ओपनिंग हो जाए, और अगर फीमेल्स का केस है तो वेस्टिब्यूल में उसकी ओपनिंग हो जाए, ठीक है। तो इसने लिखा है बिकॉज ऑफ द नॉन डेवलपमेंट ऑफ द पेरिनियल ओपनिंग, जो ओपनिंग है रैक्टम की वो थोड़ा एंटीरियर हो जाती है, एज इन केस ऑफ मेल्स किस में हो स्क्रॉटम में, और फीमेल्स के केस में किस में हो वेस्टिब्यूल में।